मेरा पति मुझे बहुत तकलीफें देता और डिवोर्स की धमकी देता रहता था। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी। फिर मैंने ससुर से शादी करके सब जायदाद अपने नाम कर ली। और जो मैंने अपने पति के साथ किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं अपने गांव के सरदार की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ बाप ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। इकलौती होने के बाद मेरे सारे नाज नखरे उठाए जाते। हवेली में मुझे बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा गया था। तकलीफ से तो दूर दूर तक मेरा कोई नाता ही नहीं था। गर्मियों के दिन थे। जब शाम के वक्त मैं अपनी हवेली से निकली, मेरा इरादा गांव में ही बनी हमारी खूबसूरत बाग में जाने का था। लेकिन जैसे ही मैं बाग में पहुंची तो मैंने वहां एक लड़के को देखा जो बहुत हसीन था। मुझे बचपन से ही खूबसूरत चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती थी और उस लड़के को देखकर मेरा दिल भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस लड़के से बातें करूं। न जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्वाहिश जगी थी कि वो मेरी तरफ देखे, मुझे सुने, मैं उसको सुनूं। लेकिन अपने दिल पर काबू करते हुए मैंने वापसी का रास्ता अपना लिया और चुपचाप वापस हवेली में आ गई। जैसे ही हवेली में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कितनी बेचैन हूँ। एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। 2 दिन ऐसे ही बेचैनी में गुजरे। इधर उधर ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा तो मेरा दिल बेताब हो गया और फिर मैं वापस उस बाग में चली गई। लेकिन इस बार मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मैं मायूस होकर वापस आ गई और फिर बहुत दिन तक दिल उदास रहा। एक दिन मैंने फिर से हिम्मत की और बाग में गई, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था क्योंकि वहाँ उस लड़के का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब मुझे गुस्सा आने लगा था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब वो लड़का मेरी जिद बन गया। मैं बचपन से ही अपनी जिद की वजह से शौकीन थी। हालांकि जैसे भी हो मैं उस जिद पर आ जाती तो उसे पूरा करके ही दम लेती। इस बार तो मेरी जिंदगी का फैसला था, इसलिए ठान लिया था कि शादी तो मैं उसी लड़के से करूंगी। उस वक्त तो मैंने उसे बस देखा ही था। घर आकर मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि वो पता लगाएगी कि वो लड़का कौन है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी माँ को उस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो लड़का भी जागीरदार का बेटा था। वो लोग हमारे ही गांव के थे। इसी वजह से जल्दी हम दोनों की शादी हो गई। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक से मेरा पति घर वापस आया तो वह नशे में धुत था। उसे नशे में लंगड़ाता देखकर मैं दंग रह गई। मैंने तो उसे एक शरीफ इंसान समझकर शादी की थी, यहाँ वो एक घटिया इंसान साबित हो रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा क्योंकि ये जिंदगी मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर खुद चुनी थी। मैं उसे बहुत मुश्किल से सहारा देकर वापस कमरे में ले आई तो कमरे में आते ही वो बेड पर ठह गया, जबकि मुझे अपने पति पे गुस्सा आ रहा था। वो तो सो चुका था लेकिन मेरी नींदें बर्बाद कर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोफे पर ही लेट गई और सुबह उससे बात करने का सोचा। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, इसी वजह से मैं सारी रात सो न सकी। सुबह पति उठा तो मैंने उससे पूछा कि रात को नशे की हालत में घर आते हुए शर्म नहीं आई, तो साफ पलट कर गया कि उसने कोई नशा नहीं किया। उसके झूठ पर मैं हैरान हो गई। भला उसे ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने खुद देखा था आपको, आप नशे की हालत में और कमरे तक भी मैं आपको लेकर आई हूँ, फिर आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो उसने कहा कि मैंने कोई नशा नहीं किया था। ज्यादा बकवास मत करो, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे कोई दवाई ला कर दो। पति की बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिलहाल पति की बात मानने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से मैं उसके लिए नींबू पानी बनाकर लाई थी, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो रात को नशे की हालत में घर आया था। मैंने उसे नींबू पानी दिया तो उसने पी लिया और कहा कि अब उसे भूख लगी है। मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैं उसके लिए खाना लेने चली गई। खाना खाने के बाद बस सो गया, जबकि मुझे तो ना भूख लग रही थी ना ही नींद आ रही थी। दिन भर वो सोता रहा और शाम को उठा तो उठकर तैयार हो गया। वो पहले के मुताबिक आज कुछ ज्यादा ही तैयार हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा, अपने काम से काम रखो, बिना वजह के सवाल करने वाली पत्नी मुझे पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि भला इसमें गलत बात कौन सी थी। मैंने दोबारा पूछा तो जो बात उसने कही उसने मेरे पैर लड़खड़ा दिए थे।
मैं कांपने लगी, जबकि वो अपनी बात कहकर तैयार होकर जा चुका था। मैं ना जाने कितनी देर तक उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश करती रही। वो मुझे बिना वजह ही डिवोर्स की धमकी देकर गया था। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर उससे हो क्या गया है। भला वो इतनी छोटी सी बात पर मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। नशा वो कर रहा था, गलत उसने किया, और अपनी गलती मानने के बजाय वो उल्टा मुझ पर बरसने लगा था। मुझे रह रहकर अपने फैसले पे रोना आ रहा था। अगर मैं अपने माँ बाप की बात मान लेती और उस जैसे नशे से आदि शादी करने के लिए राजी न होती तो यकीनन आज मेरी जिंदगी अच्छी होती। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। एक तो पिछले पूरे दिन से मैं भूखी थी और ऊपर से सोई भी नहीं थी। शायद इसी वजह से ऐसे बिना वक्त के ही मुझे नींद आने लग गई थी। मेरी आंख घर में होते शोर से खुली थी। मैंने बहुत मुश्किल से नींद में डूबी आंखें खोलकर देखा तो मेरा पति आज फिर नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ चीजों से टकराता बहुत मुश्किल से कमरे में पहुंचा था। उसको देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। आज मैंने उसे सहारा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खुद ही चीजों को तोड़ता फोड़ता अपने बेड तक पहुंचा। मैंने पहले ही सोफे पे अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि अब इस इंसान के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं थी। वो खुद ही जैसे तैसे करके बेड पे गिर गया और फिर मैं भी सब कुछ भूलकर फिलहाल सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। सुबह मैं उठी तो मेरा पति कमरे में कहीं नहीं था। यह देखकर मैं हैरान हो गई, लेकिन जब नजर घड़ी पर पड़ी तो वक्त देखकर मुझे झटका लगा था, क्योंकि घड़ी की सुइयां 4 बजे का वक्त बता रही थी। मैं फौरन हाथ मुंह धोई और कमरे से बाहर निकल आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी देर तक सोती रही थी, लेकिन कैसे। अगले दिन मेरे ससुर गांव से शहर आए थे। उन्होंने मेरी सूजी आंखें देखी तो मुझसे पूछा, तबीयत तो ठीक है? इतनी देर तक क्यों सोई थी? मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद हैरान थी कि मैं इतनी देर कैसे हो सकती हूँ। मैंने ससुर को कोई जवाब नहीं दिया और अपने लिए खाना लेने किचन में चली गई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और खाना खाने के बाद अपनी किस्मत पर रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। रात को पति घर वापस आया तो आज वो अपने पूरे होशो आवास में था। मैं उसे देखकर हैरान हो गई कि भला आज वो बिना नशा के कैसे आ सकता है, लेकिन मैंने उससे पूछना या बात करना जरूरी ना समझा। रात के 12 बज रहे थे। इस वजह से मैं सुकून से अपने सोफे पर लेट गई, लेकिन उसने भी मुझसे कोई बात नहीं की। मैं हैरान तो जरूर हुई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन मैं सुबह उठी तो पति ने कहा कि आज रात सामान तैयार रखना, कहीं जाना है। मैं हैरान हो गई कि अब ये मुझे कहाँ लेके जाना चाहता है। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, तो कहने लगा कि जाना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम जाओगी तो ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूंगा। मैं हैरान रह गई कि भला ये क्या बोल रहा है। वो कहकर जा चुका था, जबकि मैं सारा दिन सोचती रही कि आखिर इसकी बात का मतलब क्या था। शाम को पति घर वापस आया तो कमरे में ही चला आया। जब कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा कि सामान पैक कर लिया तुमने? मैं हैरान रह गई कि ये मुझे इतनी जबरदस्ती में कहाँ भेजना चाहते हैं। जब अचानक से उसने मेरे सामने कुछ कागज फेंके, मैंने हैरानी से देखा और फिर जब मैंने उन्हें खोलकर पढ़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो कागजात डिवोर्स के कागजात थे। मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पति ने कुछ ही सोचे समझे बगैर मुझे डिवोर्स दे दिया। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे ऐसी किसी चीज की विश्वास नहीं था। मेरे पति ने मुझे मेरे घर वापस भिजवा दिया। मेरे माँ बाप को पता चला तो वो परेशान हो गए, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था। लेकिन इसी दौरान मैंने सोच लिया था कि मैं इसका बदला लेके रहूंगी। इसी दौरान मेरे ससुर मुझसे मिलने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। कुछ दिन के बाद मैंने अपने ससुर को फोन करके अपनी हवेली में बुलाया और अगले ही दिन वो आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई थी, किस वजह से उसने तुम्हें डिवोर्स दिया। तो मैंने उन्हें बता दिया कि वह नशा करने लगा था। इसके बाद भी मैं उसके साथ गुजारा कर रही थी। एक दिन अचानक उसने डिवोर्स के कागज मेरे मुंह पर मारे और मुझे यहाँ भेज दिया। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, लेकिन ससुर की अगली बात सुनकर मेरे सर पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। मेरे ससुर कह रहे थे कि मेरी डिवोर्स के 2 दिन बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की काफी तेज है, उसने ही उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। अब तो वो दोनों खुश रह रहे हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जज्बात में एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने का सोच लिया। मैंने अपने ससुर से कहा कि आपको मुझसे शादी करनी होगी। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गए, क्योंकि वो मेरी बाप की उम्र के थे।
भला वो मुझसे शादी कैसे कर सकते थे। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे ससुर मेरे पति के सगे बाप नहीं थे, बल्कि चाचा थे। उन्होंने शादी नहीं की थी और मेरे पति को ही बेटा समझकर पालते रहे थे, क्योंकि मेरे पति के मम्मी पापा बचपन में ही किसी हादसे में मर चुके थे। पहले तो वो साफ इनकार करते रहे, लेकिन मेरी जिद की वजह से उन्होंने हामी भर ली। अगले ही दिन मैं उनकी पत्नी बनकर घर में मौजूद थी। मुझे अपने सामने देखकर मेरा पति मेरे पास आया और अपने साथ पत्नी को भी ले आया और कहने लगा, देखो मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत पत्नी लाया हूँ और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या अब दोबारा मेरी पत्नी बनने के ख्वाब देख रही हो? मुझे देखकर वो अपनी पत्नी के हाथ पर हाथ मारता हंसकर मेरा मजाक उड़ा रहा था, जबकि मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। मैंने पहली फुर्सत में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उससे शायद मुझसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से वो मुझे देखकर हैरान रह गया। हैरान तो उसकी पत्नी भी हो गई थी। उसके पति को उसके एक्स पत्नी की तरफ से पड़ा थप्पड़ उसकी बेइज्जती के लिए काफी था। अभी वो मेरी तरफ बढ़ता कि मेरे ससुर ने आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये सब देखकर वो वाकई हैरान हो गया था। बल्कि वो कह रहे थे कि ये तुम्हारी माँ की हैसियत रखती है, अब यह मेरी पत्नी है। खबरदार जो इस तरह से ऊंची आवाज में बात भी की, वरना ये सारी जायदाद मेरी है और मैं पूरा हक रखता हूँ कि घर से भी तुम्हें बाहर निकाल दूँ। उनकी बात सुनकर उसे हकीकत में सदमा पहुंचा था, तभी तो वो कुछ नहीं बोल पाया। मैं अपने पति के साथ उनके कमरे में चली गई। मैं यहाँ आई ही उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए थी, जिस तरह उसने मेरी की थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले अपने पत्नी को नाश्ता बनाने का हुक्म दिया। पूरे नौकरों को मैंने अपने काम के लिए चुन लिया था। वो बस मेरे ही काम करने वाले थे, जबकि वो जो इतने दिन से आराम की जिंदगी गुजार रही थी, अब उसे अपनी असली औकात बताने का वक्त आ गया था। मैंने उसे नाश्ता बनवाया जो किसी काम का नहीं था। वो नाश्ता मैंने वापस भेज दिया और उन दोनों को ही खाने का हुक्म दे दिया। वो आधा कच्चा आधा जला हुआ खाना था जो उन दोनों के बहुत मुश्किल से खाया था। अपने लिए और ससुर के लिए नौकरानी माँ से कहकर मैंने ताजा खाना बनवा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने उससे घर की पूरी सफाई करवाई थी। मेरा पति जायदाद के मामले में बहुत लालची था, इसी वजह से वह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह शानो शौकत उससे छीन ली तो उसके हाथ खाली रह जाएंगे। मैंने कुछ दिनों में ही उसकी जिंदगी खराब कर दी थी और फिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। उसकी पत्नी ये सब काम करके थक गई थी। उसने भी ऐशो आराम की वजह से उससे शादी की थी और अब जब उसे यह नौकरानियों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी तो उसने खुद ही डिवोर्स का कह दिया था। उसने कहा कि वह बहुत ही खूबसूरत है, उसे एक से बढ़कर एक अमीर रिश्ते मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे डिवोर्स दो और मेरी जान छोड़ दो। वह उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी किसी भी सूरत में उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मजबूरन उसे डिवोर्स देनी पड़ी और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अगले दिन वो मेरे पास आया, मुझसे माफी मांगने लगा, लेकिन मुझे उस पर थोड़ा भी तरस नहीं आया। मैंने शादी से पहले ही तमाम जायदाद अपने नाम करवा ली थी, क्योंकि मेरे ससुर को कैंसर था और वो आखिरी स्टेज पे थे। उनका बचना अब इम्पॉसिबल था और इसी वजह से उन्होंने अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें अपने भतीजे पर थोड़ा भी यकीन नहीं था कि वो उसके मरने के बाद उनकी जायदाद को संभाल के रखेगा। हालांकि उन्हें यकीन था कि वो उसे अपने अय्याशियों में ही उड़ा देगा। पूरे जायदाद मेरे नाम थी, तो मैंने उसे इस बात के बारे में आगाह कर दिया था कि तमाम जायदाद मेरे नाम हो चुके हैं और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब तुम अपने उस हसीन पत्नी के साथ जाके रहो, वो भी तुम्हें खिलाएगी और वही तुम्हारा तमाम जरूरत पूरी करेगी। मेरी बात सुनकर उस पर पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपने बाप से इस कदर उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जो भी हुआ था बेहतर था। वो घर छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी तो पहले ही जा चुकी थी और अब भला वो कहाँ जा सकता था। इसी वजह से उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि मैं उसे घर से ना निकालूं। मुझे भी उस पर थोड़ा सा रहम आ गया और मैंने उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा ससुर मर गया। मेरे पति अपने बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और काफी बीमार हो गया। उस दौरान मैंने उसकी बहुत सेवा की और कुछ दिनों में वह सही हुआ तो मेरे आगे रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और मुझसे माफिया मांगने लगा। उसकी हालत सच में रहम करने वाली थी। मुझे ना चाहते हुए भी उस पर रहम आ गया। फिर मैंने उसे माफ कर दिया। वो कहने लगा कि उसने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। खूबसूरती के चक्कर में आकर उसने खुद ही अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मैंने उससे कहा कि पढ़े लिखे हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ,
कोई नौकरी करो, मैं अपनी जायदाद में से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। उसने मेरी बात मान ली और फिर नौकरी की तलाश में निकल गया। उसका काम करने के लिए मैंने उसे नौकर भी दे दिया, जिस पर उसने मेरा धन्यवाद किया था। अब उसे बस अपने लिए एक अच्छी नौकरी तलाश करनी थी ताकि सब कुछ ठीक से रहे। वो सुबह ही घर से चला गया था और शाम को वापस आता। एक हफ्ते की कोशिश के बाद उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर का काम मिल गया। वो घर आया तो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे बताया कि उसे नौकरी मिल गई है, अब जल्द ही वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मुझे खुशी थी कि वो अपनी जिंदगी में सुधरने लगा था। मेरे लिए यही काफी था। एक दिन वो रात को घर वापस आया और मेरे कमरे में चला आया। इतने दिनों में ये पहली बार था कि वह यूं ही मेरे कमरे में चला आया था। मैंने उसके आने की वजह पूछी तो वह मेरे पास ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और फिर उसने जो बात मुझसे कही थी वह सुनकर मैं दंग रह गई। आंखें हैरत की वजह से फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो बात वो कर चुका था मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी कोई बात कर सकता है। मैंने उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया और मैं अपने आंसुओं को रोक न सकी और रोने लगी। सारी रात रो रो कर गुजारी थी। अगली सुबह होते ही मैं ड्राइवर के साथ वापस अपनी हवेली आ गई। मेरे माँ बाप यूं अचानक आने पे परेशान हो गए, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दिला दिया था और फिर मैं अपने कमरे में गई। वहाँ से अपना जरूरी सामान समेटा और शाम तक वापस आ गई। मैं उसका इंतजार करने लगी, लेकिन मेरा इंतजार ही रह गया और वो रात को घर वापस नहीं आया। मैं हैरान हो गई। मुझे लगा शायद उसकी बात ना मानने की वजह से वो फिर से ऐसा कर रहा है। मैं अगले दिन भी इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैं समझ गई थी कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। शायद इसी वजह से वह नाराज हो गया है या शायद अपने किए पर पछता रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि अब मुझे क्या करना है, कैसे जिंदगी को वापस अपनी डगर पर लाना है। सारा दिन इंतजार करने के बाद अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। रात को वो घर वापस आया तो मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गया। मुझे अपने कमरे में देखकर उसे यकीनन हैरत हो रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं आधी रात को उसके कमरे में क्या कर रही हूँ। मैंने कहा कि पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, फिर बात करते हैं। वो सर हिलाकर चला गया और फ्रेश होकर आया तो मैंने उसके लिए खाना लगाया। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर वापस उसके कमरे में आ गई और उसके सामने 2 फाइल्स रखी। उन्हें देखकर वो उलझ गया, लेकिन जब उसने उन फाइल्स को उठाया तो फाइल्स में मौजूद कागजात पर लिखे हुए शब्द को पढ़कर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने हैरत से पहले फाइल देखी, फिर मुझे देखने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे, जबकि वह मेरे पास आया और मुझे साथ लगाकर खुद भी रोने लगा। हमारी डिवोर्स कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि उसने फर्जी कागजात बनवाए थे, लेकिन उन पर साइन तो किए ही नहीं थे। ना ही उसने मुझे मुंह से डिवोर्स दी थी। मैंने अपने ससुर के साथ मिल गई थी, क्योंकि जब वो मुझसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कैंसर है और अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में भी वो अपने भतीजे के घर को बसा देखना चाहते हैं। जिस लड़की से मेरे पति ने शादी की थी वो एक लालची लड़की थी और उसे सबक सिखाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि मैं अपने पति को सुधार कर रहूंगी और फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। जायदाद भी शुरू से उसी के नाम थी। मेरे ससुर ने बस झूठ बोला था। सारी सच्चाई जानने के बाद मेरे पति ने एक बार फिर मुझसे माफी मांगी थी। वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा था। मैंने उसे माफ कर दिया। उसने डिवोर्स के कागजात फाड़ दिए थे, जबकि जायदाद उसने खुद ही मेरे नाम कर दी थी और फिर हम दोनों खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। धन्यवाद दोस्तों।